चलिए आज का लेक्चर हम लोग प्रारंभ करते हैं। हमने आपको चार्ज के रिगार्डिंग चर्चा किया था पिछले दिन, और आज का लिंक हमने आज मेरा लेक्चर 2 है। तो मैं पुनः लेक्चर भेज रहा हूँ आपको। अच्छा चलिए जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर शुरू। हमने पिछले दिन चर्चा जो किया था वो केवल और केवल आपको चार्ज के रिगार्डिंग हमने वार्तालाप किया था कि चार्ज आखिर है क्या चीज़। तो मैंने चार्ज के बारे में बता दिया था, और चार्ज किस तरीके से किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु पर अपीयरेंस होता है उसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो मैंने आवेश के बारे में आपको बता दिया था कि आवेश अगर किसी वस्तु पर आ जाता है तो वह वस्तु अपने इर्द गिर्द में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोडक्शन करने लगता है। तो यहाँ पर जैसे ही चार्ज आएगा तो इससे निकलना शुरुआत हो गया था इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोडक्शन कर रहा है और छोटे छोटे कण यहाँ पर रख दिया जाए तो इन सभी पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षण करने का प्रवृत्ति रखता है। कौन? जिसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है उसमें। ये चर्चा मैंने पिछले दिन आपको कर दिया था, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड बात करता हूँ कि आपको जब बताया गया कि चार्ज किसी भी वस्तु में आ जाए तो वह चार्ज के पीछे का कारण भी मैंने समझाया था। आपको ये बताया गया था अगर इस रड को, यानी ग्लास का जो रड है, ग्लास रड है, इस ग्लास रड को एक सिल्क की वस्तु के साथ आपने रबिंग करा था, दोनों के बीच में घर्षण करा था, यहाँ पे आपने रबिंग कर दिया, यानी कि आपने यहाँ पर फ्रिक्शन करा। जब फ्रिक्शन करा तो इस दोनों के ऊपर चार्ज उत्पन्न हो गया, क्योंकि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण उत्पन्न हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्लास रड से निकल करके सिल्क में प्रवेश कर गया था। तो ग्लास रड में इलेक्ट्रॉन की कमी को दिखाने के लिए, इलेक्ट्रॉन की कमी को दिखाने के लिए हमने यूज किया था पॉजिटिव नेचर ऑफ चार्ज। और इसमें जो आपको जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया उसको दिखाने के लिए हमने यूज किया क्या चीज़ें? दैट इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। तो हमने ये बातें पिछले भी दिन हुआ था, लेकिन मुझे ये जानने की कोशिश करना है कि ग्लास रड से सिल्क में ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकल के गया, सिल्क वाले इलेक्ट्रॉन ग्लास रड में क्यों नहीं गया। तो मैंने ये बोला था कि जो ग्लास रड हैं
वह अपनी इलेक्ट्रॉन को लूज पकड़ रखा होता है और सिल्क अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा टाइटली बॉन्डेड होता है। इसके वजह से ग्लास का इलेक्ट्रॉन हीट के कारण सिल्क में चला जाता है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस दोनों के बीच में रबिंग किया तब ऐसा चार्ज आया, लेकिन ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होगा जिसको रबिंग करने के बाद किसी में प्लस तो किसी में माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं आपको एक कुछ ट्रिक देना चाहूंगा जिससे आप ये पकड़ पाओगे कि किस वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज और किस वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है। तो हम यहाँ पर एक ट्रिक्स लिखने वाला हूँ, आप याद रखिएगा कि एक विफल काका है, विफल काका जिससे बोलोगे रे मानव। आपके पास एक काका जी हैं, वह काका जी कभी भी सफल नहीं रहे, वो विफल है, तो उनको इज्जत देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो विफल काका, मैंने काका जी को उच्चारण रे मानव में किया, तो विफल काका रे मानव लकड़ी से धोकर रगड़ डाला, लकड़ी से धोकर रगड़ डाला। मतलब ये समझो विफल काका थे जिसको मैंने कहा कि रे मानव अच्छा मानव नहीं है, तो मैंने उनको लकड़ी से खूब पिटाई करा, धो डाला मार करके, और जब धो डाला रगड़ के धोया उसको, खूब पीटा मैंने उनको, है ना। उसके बाद जब धो डाला तो रोने लगा छोटू, रोने लगा। जब रोने लगता है तो हम को सोचते हैं कि काका जी रो रहे हैं तो उसको चुप कैसे कराएं। तो चुप कराने के लिए हमने इनको दे दिया क्या, आम खिलाया, आम दिया मैंने इनको। जब आम दिया तो आम खा गए। आम खाने के बाद इन्होंने क्या करा कि आम खाया तो खाने से खुशी के मारे इन्होंने गाना गाने लगे। आम खाने के बाद ये गाने लगे, और गाने लगे तो कैसे गाए, एकदम जोर से बोल बोल करके, है ना, बोल कर। थोड़ा मैं इसे छोटा कर लेता हूं, फिर इस पूरे ट्रिक को ढंग से असेंबल कर लेंगे। तो यहां बोलेंगे कि धो डाला और आम दिया, फिर क्या हुआ, गाने लगा। कैसे, तो मैंने बोला कि बोल कर, ठीक है, बोल कर इन्होंने गाना शुरू किया। देखो एक काका जी हैं जिनका नाम है विफल काका, ठीक, और ये मैंने बोला रे मानव, लकड़ी से धोकर रगड़ डाला, फिर रोने लगा तो मैंने उनको आम दिया। आम खाने के बाद काका जी एकदम पूरा गाना गा करके जोर जोर से बोलने लगा। कैसे, बोल करके गाना गाया। तो देखो इसमें बात यह है कि जो आपने पहला उच्चारण लिया है कि हमारे पास वी शब्द है, वी का मतलब आप बोलोगे बिल्ली की खाल बोलते हैं। बी का मतलब आप समझिएगा बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल समझिएगा, बिल्ली की खाल है ये। और ये फा का मतलब होता है फला लेन, फला लेन होता है। और ये ला का मतलब लाख होता है। अब आप कहिएगा सर फला लेन कैसा होता है,
तो आपने मोम तो जरूर देखा होगा, जैसे मोम है वैसे ही फलालेन है। दीपावली में इसका यूज की जाती है। अलग अलग कलर का दीप जलाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जो आपका फलालेन है, लाख क्या है, तो लाख के बारे में आप जानते भी होंगे कि पांडव को जलाने के लिए कौरवों ने एक महल खड़ा किया था, है ना, जो आपका लाख पर बनाया हुआ था, ताकि उसे हम नाम रख सके थे कौन सी, लाक्षागृह के नाम से जानते हैं। तो लाख होता है जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, या ऐसे समझो हमने घर बना दिया कपूर का, है कट जैसा कपूर होता है उसी प्रकार का लाख होता है, जिसको जलाने के बाद जलता है ये, ठीक है। और ये जो का मतलब है, इसका मतलब है कागज। का मतलब है कागज। इस का मतलब हो गया कागज। का मतलब हो गया कागज। और जो दूसरा का है, इस का मतलब हो गया कांच। और जो दूसरा वाला का है उसका मतलब हो गया कागज। और इस रे शब्द का अर्थ होता है रेशम। रे शब्द का रेशम। और ये मां मतलब मानव का शरीर। मां मतलब मानव का शरीर हो गया। मानव का शरीर हो गया। और दूसरा ला मतलब ये तो दिया हुआ है लकड़ी, तो ये लकड़ी ही रख लीजिए, ये लकड़ी है। और धो डाला मतलब धातु होता है, धातु होता है। और रा मतलब रगड़ डाला, मतलब ये रबर के नाम से जानते हैं, रबर तो जानता ही होगा। और रो मतलब इसे बोलते हैं रेजिन के नाम से, ये रेजिन हो गया। दूसरा आम मतलब हो गया अंबर। आम मतलब हो गया अंबर के नाम से जानते हैं, गाना भी सुना होगा इसके और मिठिया अंबर, है ना, तो वही है अंबर कुछ। दूसरी बात गा मतलब गंधक होता है, सल्फर जिसे बोलते हैं, तो ये तुम्हारा गंधक हो गया। और ये बोलकर मतलब एबोनाइट होता है, एबोनाइट होता है, एबोनाइट का छड़ आता है ना। तो ये देखो कुछ इतनी प्रकार के आपको देखना है, जिसको हम रबिंग करके समझ सकते हैं किसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, किसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। तो इस प्लस माइनस को समझने के लिए अब ऐसा करिए, इसके ऊपर कोडिंग देना शुरू करिए। जैसे आप बात करोगे कि आपका जो मटेरियल है, ये बिल्ली वाले, इसकी ताकत 1 है, फलालेन की ताकत 2 समझो, इसकी 3 समझो, इसकी 4 समझो, कागज की 5, रेशम का 6 समझो, मानव शरीर का 7, लकड़ी का 8, धातु का 9, रबर का आप 3 समझ लो, रेजिन का 11, अंबर का 12 और गंधक का 13 समझ लो, एबोनाइट का 14 समझ लो। अब ये मैंने क्या लिखा, ये ऑर्डर में सरियाया हुआ है कि कौन किससे ज्यादा ताकतवर है, कौन अपना इलेक्ट्रॉन को इजी दे देगा। जैसे मैं बात करूं 10 है, 10 और 9 में मैं घर्षण कर दूं, तो मुझे मालूम है कि 10 वाला ज्यादा ताकतवर है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, बल्कि वो लूज करेगा जो आपका मटेरियल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज से रखा है, तो 9 वाले करेंगे। जैसे मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल समझाना चाहता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल समझिए। मान लो मैंने रेशम ले लिया, रेशम, और इसको मैंने रगड़ना शुरू किया, किसके साथ, अंबर के साथ। तो बाबू आप ये समझोगे कि जो हमने रेशम लिया है वह रेशम कितना नंबर पर है, 6 नंबर पर है, और आपका अंबर कितने नंबर पर है, 12 नंबर पर है। तो 6 और 12 में जो ताकत की बात करोगे तो ताकत सबसे ज्यादा अंबर का है। तो यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका रेशम से और इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा किसमें, अंबर में। अगर ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत समझ गए कि रेशम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा
और अंबर के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होगा। तो किन किन चीज को रबिंग करने पर कितना चार्ज आएगा ये आप समझ सकते हैं नेचर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाना चाहते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिए। जैसे मैंने ले लेते हैं, अभी आपने कहा कि सर ग्लास और सिल्क को रगड़ा, तो ग्लास का मतलब कांच हो गया। चलो हमने ग्लास ले लिया और दूसरा मैंने सिल्क ले लिया, तो यहाँ पर ग्लास का मतलब कांच हो गया, कांच लिया, और दूसरा जो लिए हैं आपने रेशम ले लिया। तो यहाँ पर देखिए आपका कांच की बात करूं तो कांच की ताकत को देखा जाए तो कांच की ताकत आपने 4 बोला है, ये आपका 4 है जी। और दूसरा सिल्क की बात करें, रेशम, रेशम कितने में है जी, 6 में है, दैट इज इक्वल टू 6 है। तो आपका ये 6 है छोटू। अगर मैं इस दोनों को देखे तो सिल्क की ताकत ज़्यादा है, मतलब सिल्क अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। यदि आप ग्लास और सिल्क को रबिंग करोगे तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क में जाएगा, जिसके वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इधर बाहें कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज से अपेरेंस होगा। इसीलिए मैंने सिल्क में नेगेटिव लिया है और आपका ग्लास रड में पॉजिटिव चार्ज अपेरेंस कराया है। चलिए मैं इन चीज़ों को थोड़ा छोटा कर देता हूं और आप इसे एक बार कॉपी पर नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूं कि क्या है ये चीज़ें। हो गया होगा। चलिए मैं इसे थोड़ा छोटा कर रहा हूं। चल देखो बाबू, जैसे ये सारा कुछ है, अगर मैंने इसमें आपको ये कहूं कि मैंने लकड़ी को लिया और लकड़ी के साथ रबिंग करा रहा हूं, लकड़ी और रेजिन के साथ, लकड़ी और रेजिन है, तो लकड़ी को अगर आप करा रहे तो इसकी ताकत 8 है, और रेजिन को देखिए तो रेजिन का ताकत आपका 11 है। तो इन दोनों में लकड़ी से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और जाएगा किस में, रेजिन में, इसलिए इसके ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज का अपेरेंस होगा और इसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से किस वस्तु पर क्या चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, आप आराम से पकड़ सकते हैं। चलिए अगर हम गंधक लेते हैं जो सल्फर है, और इसको मैंने रबिंग करा रहा हूँ छोटू रबर के साथ, गंधक और रबर का रेज आपने फ्रिक्शन कराया, तो बताइए किस में प्लस किस में माइनस आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं जो गंधक है, तो गंधक का आपने 13 बोल रखा है, ठीक है, और रबर का देखिए तो ये आपका 10 है। इन दोनों में देखा जाए तो ताकतवर उल्टा है छोटू, आपका ये 10 है, 13 वाला ज़्यादा है, इसलिए 13 में इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज आएगा और इसमें आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। और देख लीजिए इसमें, और इसमें देख लीजिए, आपको अगर कह रहा है कि मैंने एबोनाइट और दूसरा हम ले लेते हैं आपका धातु, जैसे मैंने लोहा ले लिया, इन दोनों के बीच में रबिंग कराया जाए तो बताइए किस पर प्लस किस पर माइनस आएगा। तो हम जान रहे कि ये आपका 14 होता है और आयरन धातु है तो धातु का होता है कितना, 9, इसलिए हम बोलेंगे कि हाँ आपका 14 वाला बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन 9 से निकल के 14 वाला में जाएगा, इसलिए इस केस में आपका जो 14 वाला है वो हो जाएगा नेगेटिव और ये वाला हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगला हम बात करें इसी में, तो आप देखिए अगर आप ले लेते हैं 1 लाख ले लिए हैं और दूसरा आपने ले लिया गंधक, इन दोनों के बीच में रबिंग कराया जाए तो लाख का देखोगे तो लाख का कोड आपका 13 नंबर में आ रहा है,
तो इसकी 13 है, और गंधक को देखो तो नहीं, लाख का 3 है और गंधक का 13 है। तो यहाँ देखोगे लाख से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के गंधक में जाएगा, इसका मतलब लाख पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और गंधक के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। और देखिए छोटू, अगर हमने ये कहा कि हमारे पास फलालेन है और दूसरा मैं इसमें ले लेता हूं अंबर या मैं लेता हूं रेजिन, इन दोनों के बीच में रबिंग कराऊं तो मुझे तुरंत पता चलेगा कि फलालेन जो है, फलालेन का आपका 2 है और रेजिन है, जो रेजिन का देखा जाए तो रेजिन आपको 11 में दिख रहा है, रेजिन 11 है और फलालेन 2 है। तो इन दोनों को अगर देखें तो आपका फलालेन से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेजिन में जाएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। एक बात और अगर हम देखें कि फिलहाल देखिए यहाँ पर रेजिन पर अभी नेगेटिव चार्ज है, अगर मैंने रेजिन को हमने रबिंग कर दिया किसके साथ, तो रेजिन को मैंने एबोनाइट के साथ अगर रबिंग कर दिया तो देखो रेजिन हो गया 11 और एबोनाइट हो गया 14। तब देखिए आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, 11 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और 14 में जाएगा, तो रेजिन पर हो गया अभी प्लस और आपका एबोनाइट पर हो गया आपका माइनस। अब जरा यहाँ ध्यान देखिए, अभी रेजिन जस्ट तुरंत नेगेटिव था लेकिन तुरंत क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सर छोटो इसमें यह देखा जाता है कि किसकी ताकत ज्यादा है, कौन थोड़े लूज हैं। जो लूज होते हैं उस लूज वाले स्थिति में यह होता है कि इलेक्ट्रॉन उससे इजीली निकल जाते हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं इसमें कि जब ये आपको ध्यान रहेगा, ये ट्रिक आपको पकड़ रहेगा। विफल काका रे मानव, लकड़ी से धोकर रगड़ डाला, फिर रोने लगा, आम दिया, आम खाने के बाद गाने लगा, कैसे बोल करके। तो इस चीज़ों से आप पकड़ पाओगे कि किस वस्तु को किसके साथ रबिंग करने पर कैसा चार्ज आएगा, एक वस्तु पर प्लस आएगा, किस पर माइनस आएगा, इसकी जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आगे आते हैं। छोटू बात ये करते हैं कि अगर किसी वस्तु पर आवेश है, इसकी पहचान कौन करेगा भाई। तो एक डिवाइस पढ़ोगे कि किसी वस्तु में आवेश की उपस्थिति को जानकारी देने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वह इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रोस्कोप होता है। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे किसके बारे में छोटू, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में करेंगे, जिसे हम बोलते हैं विद्युतीय सूक्ष्ममापी। सूक्ष्मदर्शी होगा, सूक्ष्मदर्शी, विद्युतीय सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो हम विद्युतीय सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ऐप के बारे में इस सप्ताह में जानकारी दे दिया जाएगा कि ऐप पर हम लोग कब से स्टार्ट कर रहे हैं ना। फिलहाल अभी ये है कि 2-4 दिनों तक हम इसी पर पढ़ाएंगे यूट्यूब पर, और टेलीग्राम पर आपको लिंक सेंड कर ही दे रहा हूं, तो यहां से आप देख लीजिए, है ना। चलिए इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हम जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। तो देखो छोटू, इलेक्ट्रोस्कोप आप घर में भी बना सकते हैं। हम एक बोतल नुमा आकृति लेते हैं, यानी कि एक कांच का हमने बर्तन ले लिया। मेरे पास ये कोई कांच का एक बर्तन है जो कुछ इस प्रकार का बर्तन है, ऐसा, और इस कांच के बर्तन में हम जो है
एक कंडक्टिंग रड को इसके बीच में डिप आउट कर देते हैं। एक कंडक्टिंग रड को मैंने इसमें डिप कर दिया। जो ये कंडक्टिंग रड है, ये आपका कंडक्टिंग रड है, ठीक है। और ये जो कंडक्टिंग रड है ये पूरा इस तरीके से डिप आउट इसमें कर दिया गया। कुछ ऐसा। उसके बाद देखो ये जो वायर बाहर निकला हुआ है, इस वायर के थ्रू हम क्या करते हैं, यहां पर एक फॉइल को होल्ड कर देते हैं। फॉइल को हम इसे होल्ड करते हैं। फॉइल आयरन का नहीं रहता है बल्कि ये गोल्डन का फॉइल लेते हैं। तो मैंने कुछ इस प्रकार का एक फॉइल को इसके बीच में रख देते हैं। ऐसा कोई फॉइल है, मतलब समझो जो ब्लेड होता है ना, ब्लेड, उस ब्लेड के जैसा चीज है जो आपको चालक तार के थ्रू इसमें पतली सी वायर के थ्रू हमने इसमें बांध रखा है, ठीक है। ये ऐसा कुछ कर रखा है, बांध रखा है। और ये जो आपका बोतल है, बर्तन है, बिकर है, ग्लास का है, ये ग्लास है कांच का, ये कांच का बर्तन है। और यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक का बना हुआ है ढक्कन है, ये प्लास्टिक का, जिसके थ्रू होल्ड किया हुआ है। अब मुझे इस बोतल के अंदर करना क्या है, करना यह है कि किसी रड को रबिंग करके इसके बगल में लाके रखना है। मैंने एक रड को लिया, इसको रबिंग के बाद लाके रखा हूं। जो रड था ग्लास रड, कांच का रड, उसको मैंने लाके यहां पर रख दिया बगल में। तो इसके अंदर तो मुझे पहले से पता है कि आवेश है, इसके अंदर जो प्रेजेंट है आवेश, इस आवेश की वजह से क्या होगा, ये जो कंडक्टिंग रड है, इस कंडक्टिंग रड से माइनस को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके वजह से इसके चारों ओर नेगेटिव चार्ज आकर के अपीयरेंस इस साइड हो जाता है। और जब ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आकर के इकट्ठा हो गया तो दूसरी साइड पे आपका दूर की ओर इन सभी पर प्लस आवेश आकर के इकट्ठा हो जाता है। और अब देखोगे कि ये जो आवेश इसके ऊपर जैसे ही प्लस प्लस आया है तो ये दोनों एल्युमिनियम के फॉइल में रिपल्सन फोर्स लगना प्रारंभ हो जाएगा। रिपल्सन, जिससे आप बोलते हैं प्रतिकर्षण। तो यहां पर प्रतिकर्षण बल लगना शुरू हो गया। इस बल के कारण ये जो रड हैं, ये जो फॉइल हैं, यहां से कुछ इस प्रकार से टिल्ट होता नजर आएगा, दूसरी ओर इस साइड आपको टिल्ट होता नजर आएगा। तो ये आपका जो फॉइल है वो ऐसा हो जाएगा, दूर हट जाएगा था यहां पर, ये आपको दूर हटता नजर आने लगेगा, जिससे ये पता चलेगा कि इसमें जरूर रड के अंदर क्या हो गया है, चार्ज है, तभी ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए से मुझे ये केवल स्पष्ट होता है किसी वस्तु में चार्ज है कि नहीं है। ये हमारा कौन है, दैट इज इक्वल टू कंडक्टिंग रड है, कंडक्टिंग रड है। तो ये कुछ ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम ये पता करते हैं किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है। आवेश की पुष्टि करना हो तो हम इलेक्ट्रोस्कोप के जरिए ये पता कर सकते हैं कि उस वस्तु पर आवेश अपीयरेंस होता है या आवेश का अपीयरेंस नहीं है। ये मुझे इलेक्ट्रोस्कोप के जरिए पता चल जाता है। चलिए हम इस इलेक्ट्रोस्कोप से आगे निकलते हैं और चार्ज के बारे में हम पूरी डीप से नॉलेज लेना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज इसके बारे में कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है। छोटो, इस आवेश के गुण से, आवेश का जो गुण है
आवेश का जो गुण है, इस गुण वाले टॉपिक से आपकी एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ऑब्जेक्टिव यहां से प्रकट होगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहला बात करते हैं चार्ज के बारे में। सबसे पहला की पॉइंट कि अगर हमारे पास कोई आवेश है और उस आवेश को हमने रखा, चाहे वह आवेश प्लस हो चाहे आवेश मेरे पास कौन सा हो माइनस, कोई भी आवेश हो। जैसे मैंने ये वाला आवेश ले लिया कि मेरे पास प्लस आवेश है, चलो मैं बगल में दूसरा आपको माइनस आवेश भी साथ में लेके चलता हूं। आपके पास जब प्लस आवेश है तो इस प्लस आवेश वाले वस्तु के द्वारा अगर हम देखें तो हम इसे सबसे पहले कोशिश करूंगा रेस्ट में रखना। ये हमारा स्थिर होगा, यह आवेश आपका एक स्थान पर फिक्स रहेंगे, ये अपना मूवमेंट नहीं करेगा। यानी कि अगर ये आवेश स्थिर है तो इसको चलने नहीं देना है, स्थान परिवर्तन नहीं करेगा। और मैं जानता हूं जब भी कहीं पर किसी भी स्थान आवेश होता है तो वो अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आवेश किसी वस्तु में है तो वह वस्तु इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। दूसरी बात मैंने एक और बोला था कि सारे वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी जनरेट करवा लेता है। तो यह आवेश अपने चारों ओर एक प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करेगा जो हमें अपनी आंखों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये रेस्ट चार्ज है और अगर रेस्ट में है तो यह अपने चारों ओर एक प्रकार का काल्पनिक क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस क्षेत्र का नाम क्या देते हैं, तो उसे छोटू हम विद्युतीय क्षेत्र बोलते हैं। तो ये आपका विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है, जिसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, ये आपका विद्युतीय क्षेत्र है। और दूसरा बात करें कि नेगेटिव चार्ज है तो उसमें भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, लेकिन नेगेटिव के कारण उसको दिखाने का ढंग आपको अंदर की ओर होगा। तो यहाँ पर आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार मेंटेन रहेगा, ऐसा। और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो आपको ये दिखने वाला नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आपको जो चीजें नहीं दिखता है उसे हम नाम देते हैं इमेजिनरी, यानी कि वो चीजें मेरे लिए काल्पनिक हो जाता है कि मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं उसे काल्पनिक मान लूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है और इसके आजू बाजू में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो इसके हर एक बिंदु पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आ रहा होगा परमानेंट, वो फिक्स होगा, इसकी वैल्यू बदल नहीं रहा होगा। हाँ, अगर आप स्थान बदलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए जो भी मान होगा वो फिक्स रहेगा। कब तक? जब तक आवेश रेस्ट में रहेगा। आपसे कहे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से आया है, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड आवेश के वजह से आया है। अगर मैं यहां से आवेश को गायब कर दूं, हटा दूं, तो आवेश हट जाने से ध्यान रखना कि यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड भी गायब हो जाएगा। और अगर आवेश रेस्ट में है, इसके वजह से एक काम हो सकता है कि इसके आजू बाजू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर एक बिंदु पर इसका मान निश्चित रहेगा, वो बदलेगा नहीं। अगर इस बिंदु पर 10 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है तो परमानेंट 10 न्यूटन पर कूलम परमानेंट मिलता रहेगा। हाँ, तब तक जब तक आवेश रेस्ट में है तब तक। और इसके आजू बाजू में कोई और दूसरे प्रकार का कोई फील्ड नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं जब तक आवेश रेस्ट में रहेगा तब तक इसके आजू बाजू में केवल और केवल एक ही फील्ड होगा, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान लिख देंगे कि यदि आवेश स्थिर
रहता है तो उसके चारों ओर उसके चारों ओर केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। if charge having at rest then produce only, मैंने एक लफ्ज लगाया ओनली, ध्यान रखिएगा, ओनली प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, तो ये अपने चारों ओर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये इसका पहला गुण है। अगर हम इसमें देखें तो इससे क्या क्या पॉइंट मुझे ध्यान रखने वाला है, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से मुझे देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आवेश है तो आवेश के कारण क्या निकला, आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेश के कारण क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह लिख देंगे चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आवेश विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश है तो अपने आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा ही करेगा। एक बात और, यदि यह आवेश रेस्ट में है तो रेस्ट यहां क्या काम कर रहा है, रेस्ट एक काम कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मान में कोई बदलाव नहीं होने देना है। जैसे देखो यहां ऊपर ट्यूबलाइट रखा हुआ है ऊपर में, और मेरे सर पर लाइट गिर रहा है। अगर कोई इस ट्यूबलाइट को नीचे लेकर के आए तो पता है मेरे सर पर ज्यादा से ज्यादा लाइट गिरेगा, है ना। अगर वही दूर लेके जाऊं लाइट की संख्या घट जाएगा। तो मैं समझ रहा हूं कि अगर वो फिक्स है तो उससे हमारे सर के ऊपर जो लाइट गिर रहा होगा इसकी इंटेंसिटी परमानेंट फिक्स है, बदल नहीं रहा है। तो हम यही कहने वाले हैं कि ड्यू टू रेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड becomes fixed, है ना। स्थिर के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान नियत रहता है। कहने का अर्थ है बबुआ इसमें कि जब तक आवेश आपका फिक्स है, जैसे मेरा आवेश है और ये आवेश फिक्स्ड है, रेस्ट है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है चारों ओर, इसकी वैल्यू चारों ओर एक समान रहेगा। मान लो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत मैंने निकाला 10 न्यूटन पर कूलम, तो जब तक आवेश रेस्ट में रहेगा इस बिंदु पर का इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहेगा। भले ये आगे जाने के बाद इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम क्यों ना हो जाए, लेकिन ये यहां पर अगर 2 है इस बिंदु की वैल्यू, क्योंकि लाइट अगर यहां से निकला है कहीं से तो आगे जाकर फैल जाता है, तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फैलने से ताकत घट जाता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अगर देखें तो इसके आजू बाजू के हर एक बिंदु पर का इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स रहेगा तब तक जब तक आपका आवेश रेस्ट में है। लेकिन हाँ, एक बात तो आप ध्यान रखना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां निकला है
वो आवेश के वजह से निकला है, ना कि रेस्ट के वजह से निकला है। आवेश का उत्पत्ति करता, आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड का उत्पत्ति करता चार्ज को मानेंगे, आवेश को मानेंगे। हाँ, रेस्ट उस इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव होने से रोक देता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बदलने नहीं देता है। तो यही काम यहां पर करता है। अगर यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी बिंदु पर का 10 न्यूटन पर कूलम है तो यह वैल्यू फिक्स रहता है। कब तक? जब तक ये रेस्ट में है तब तक। ठीक है, ये वैल्यू फिक्स है तो किसके वजह से? तो ये फिक्स इसलिए है ड्यू टू रेस्ट के वजह से। अगर चार्ज रेस्ट में है इसके वजह से ऐसा हो रहा है। अगर ये चार्ज रेस्ट में ना होकर के मोशन में आ जाए बात बदल जाएगा। चलिए आगे लेके चलता हूं और चार्ज को अब रेस्ट से धीरे धीरे मोशन की ओर लेके चलते हैं। तो दूसरा बात करते हैं छोटू। देखो यही चार्ज है, अभी तुरंत मैंने इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाया और इससे मैं दूसरी काम करवाने वाला हूं। अगर आपका यह चार्ज छोटू अब रेस्ट में नहीं है, मोशन कर रहा है, अब जरा देखना मोशन दो प्रकार के होगा भाई। यहां पर मोशन को हम दो नजरिए से देखेंगे। अगर आवेश मोशन करने लगेगा, चलने लग गया, गति करने लग गया, तो इसको मैं दो तरीके से देखूंगा। जरा ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मेरे पास ये कोई गाड़ी है, और इस गाड़ी को ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान देना। ये गाड़ी जो है अभी चल रहा है 70 मीटर पर सेकेंड से बाबू, और अभी मैंने देखा कि इसका स्पीड हो गया 80 मीटर पर सेकेंड, और यहां आने के बाद मैंने देखा 80 मीटर पर सेकेंड है, फिर मैंने देखा इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब यहां से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाह रहे बाबू। देखो मैं यहां ये देखना चाह रहा हूं कि यहां से लेकर के पूरा यहां तक की स्थिति को देखा जाए। तो इस पूरे स्थिति में ये देख रहा हूं कि स्पीड था 70, पहुंच गया 80। एक मतलब है कि इस पूरे रास्ता में स्पीड इसका इंक्रीज कर रहा है, यानी यहां पर वेलोसिटी बढ़ता नजर आ रहा है। वेलोसिटी यहां पर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी वेग इसका बढ़ रहा है। और यहां देखिए तो, इस जगह देखिए तो, इस जगह देखिए पूरा यहां पर अगर हम बात करें तो इस पूरे स्थिति में क्या है, 80 यहां भी, 80 यहां भी। मतलब वेलोसिटी कैसा है, वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, नहीं बदल रहा है, जो है यानी कि एक समान है। यानी 80 है तो पूरे रास्ते में 80 ही है। लेकिन अगर इस केस में देखिए स्पीड थोड़ा अलग हो गया, घटने लग गया, यहां भी वेलोसिटी एक समान नहीं है, वेलोसिटी यहां पर भी कांस्टेंट नहीं है, ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये तीन स्थिति मुझे दिख रहा है। लेकिन ये वाली स्थिति में क्या समझते हैं, जब भी कभी स्पीड बढ़े या स्पीड घटे, इस दोनों नज़ारे में ये कहा जाता है कि वस्तु यहां पर बोलते हैं कि एक्सेलरेशन में है, जिसे आप त्वरण नाम देते हैं। यहां एक्सेलरेशन नहीं है। अगर ये घट रहा है, इसी एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसे हम रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। रिटार्डेशन या इसे हम बोलते हैं मंद त्वरण के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप समझना कि एक्सेलरेशन है, यहां भी समझना एक्सेलरेशन है, और यहां समझना कि इसका एक्सेलरेशन नहीं है। तो हम अभी आवेश को किस स्थिति में मूवमेंट कराएं, ये वाला या ये वाला? तो हम पहले इस स्थिति को देखते हैं जहां पर इसकी स्पीड एक समान है। तो चलो, आपके पास ये कोई आवेश है और यह आवेश आगे संचरण कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जो आपका आवेश एक समान वेग से चल रहा है, एक समान वेग से संचरण
कर रहा है। अगर यह एक समान वेग से संचरण करेगा तब क्या होगा? एक समान वेग से अगर संचरण कर रहा हो तो क्या कहोगे? जरा हम इसे छोटा करके साइड कर देता हूं, ये सब की आवश्यकता नहीं है, ये केवल समझाना चाह रहा हूं कि मोशन की क्या स्थिति है, कैसा मोशन है वो जानना चाह रहे थे। ठीक है, तो आइए, एक समान वेग से चल रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर आवेश चल रहा है 10 मीटर से, मान लो इसकी वेलोसिटी 20 मीटर है, तो पूरे रास्ता 20 ही रहेगा ना। अपना स्पीड ये बढ़ाने वाला है ना ये घटाने वाले हैं। हम इस नजरिया को देखना चाह रहे हैं, पहले बीच वाला, फिर मैं देखूंगा स्पीड को बढ़ते हुए स्थिति चाहे घटते हुए स्थिति, बात सेम होगा। तो आइए हम इस स्थिति में आते हैं। तो पहले ये समझो कि ये जो आवेश है तो चलने वाला आवेश है, तो हम तो ये पढ़े हैं कि जहां आवेश है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, क्योंकि आवेश का प्रवृत्ति ही है अपने आजू बाजू में प्रोड्यूस करना क्या चीजें? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि यह आवेश जो है अपने आजू बाजू में प्रोड्यूस कर देगा क्या चीजें? दैट इज इक्वल टू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आजू बाजू में जो चीज उत्पन्न किया उसका नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। इस तरीके से यहां विद्युतीय क्षेत्र प्रोड्यूस हुआ, विद्युतीय क्षेत्र प्रोड्यूस हुआ। अब जरा देखिए, यह आवेश अपने इर्द गिर्द में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचना पड़ेगा। सोचना यह पड़ेगा छोटू कि इसका मान अगर मैं यहां पे देखना शुरू करूं, इसकी वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो वो वैल्यू क्या होगा ये जरूर समझिए। इस बिंदु पर इसकी वैल्यू समझना चाहते हैं तो देखिए, जब यहां पर आप ये आवेश ले लीजिए, क्योंकि ये चल रहा है, मैं एक बिंदु ले लेता हूं यहां पर, चलो एक पॉइंट ले लिया, अभी दूर है तो लाइन इसके पास कम पहुंच रहा होगा। जब यह आवेश यहां आ जाएगा लाइन ज्यादा पहुंचेगा, और इसके पास आ जाएगा लाइन ज्यादा पहुंचेगा, और दूर जाएगा लाइन यहां दूर हो जाएगा, फिर और दूर चला जाए लाइन यहां कम पहुंचेगा। तो जब आवेश चलना शुरू करेगा तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर देखोगे तो इसके चलने से या इलेक्ट्रिक फील्ड का मान उस बिंदु पर एक समान नहीं रहेगा। मैंने बोला था कि तभी तक रेस्ट रहेगा, तभी तक यहां का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का फिक्स होगा जब तक आवेश रेस्ट में है। अब क्या छोटू, इस बिंदु पर का इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान नहीं है, तो यहां क्या कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से बोल रहा हूं, और ये बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ऑफ टी हो गया। मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि यहां पर आवेश मूवमेंट कर रहा है, आवेश गति कर रहा है, इस वास्ते से यह आवेश के चलने से उसके प्रत्येक बिंदु पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चेंज कर रहा है। अब कहेंगे कि बदल रहा है तो कितना के स्पीड में बदल रहा है, इसका स्पीड जरा चेक किया जाए। तो हम निकालना चाहेंगे कि कितना के स्पीड से बदल रहा है, रेट ऑफ चेंज देखना चाहेंगे। रेट ऑफ चेंज इन किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह जितना तेजी से परिवर्तन करेगा, इसके परिवर्तन का एक नया नाम दे दिया गया कि जितना तेजी में परिवर्तन कर रहा है यह कहलाता है कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानता है। सोच लो, यही आवेश अभी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अब इसी का परिवर्तन का नाम रख दिया क्या? चुंबकीय क्षेत्र रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र रख दिया। अगर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलाव होते दिख रहा है तो उसके बदलने की जो दर होगा वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। तो यहां हो गया विद्युतीय क्षेत्र जो है, विद्युतीय क्षेत्र में परिवर्तन की जो दर है, इसके दर का नाम देते हैं कौन सी? चुंबकीय क्षेत्र देते हैं। तो हम बात ये करेंगे कि ये जो आपने लिखा है dE बटा dt, जितना तेजी में बदलाव होगा यह बनाएगा कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनाएगा?
मैग्नेटिक फील्ड। और जिस जिस बिंदु पर इसका स्पीड एक समान होगा, एक जैसा बदलता नजर आएगा, उन सारे पॉइंट को मिला दीजिए तो कहिएगा कि बन के निकला कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप देखूं, इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड, इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन, इन तमाम बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड के परिवर्तन का जो मान है एकदम एक जैसा है। इसलिए इन सभी बिंदु को आपस में मिला करके आप बना दीजिए एक प्रकार का लाइन जो बन के निकलेगा, इसका नाम दे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और हम कहते हैं ये है क्या, दैट इज इक्वल टू आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा और भी पॉइंट होगा। तो यही आवेश आप अगर देखें तो पहले प्रोड्यूस कर रहा था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये प्रोड्यूस करने लग गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड भी। तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आवेश आपका गति करा और आवेश के गति हो जाने के कारण आप देख सकते हैं कि आपका यही आवेश प्रोडक्शन करने लगा मैग्नेटिक फील्ड। इसके आजू बाजू में ये जो निकला है येलो कलर का, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिससे हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। तो ये बात यहां पर आया कि आवेश अगर गति कर लिया तो गति जैसे ही करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बदल देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा तो प्रोडक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो एक लाइन यहां से आप बोल सकते हैं, यदि कोई आवेश एक समान वेग से गति करते हैं तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोडक्शन होगा ही होगा, साथ ही साथ उसी से बनना शुरू हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी। और ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का कारण कौन है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जितना ज्यादा तेज वेलोसिटी रहेगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन उतना फास्ट होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं क्या, if charge having uniform velocity then produce electric field as well as magnetic field। ठीक है। तो अगर चार्ज आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसमें आपको दिखेगा कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड भी दिखेगा। ये मत बोलना हाँ अगर ये चलते चलते रुक जाए तो मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा निकलना। क्यों, क्योंकि हर एक बिंदु पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान हो जाएगा, और जैसे ही एक समान होगा मैग्नेटिक फील्ड बनना बंद हो जाएगा। तो कहेंगे यदि आवेश एक समान वेग से गति करता है तो अपने चारों ओर विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, जब तक ये गति करता रहेगा एक समान वेग से तब तक इससे निकलता रहेगा इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बोला था चार्ज जब तक रुका रहेगा केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन चलने लगा तो केवल नहीं बोलेंगे बल्कि यहां बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या चीजें, मैग्नेटिक फील्ड की भी चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों रहेगा। आइए इसके ऊपर कुछ अच्छी सी बात को देखें।
पहला पॉइंट ये देखना कि मैग्नेटिक फील्ड जो निकला है किसके वजह से, तो इसके यूनिफॉर्म वेलोसिटी के वजह से। तो यहां लाइन लिख दो, ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन, क्योंकि चलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदल ही जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव जितना स्पीड में होगा उस बदलाव से जो प्रोडक्शन होगा वो आपका क्या चीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड ही होगा। तो जितना ज्यादा बदलाव होगा उतना ज्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड बनता नजर आएगा। तो हम कहेंगे ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज, चार्ज ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। आवेश के गति के कारण, आवेश के गति के कारण, कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और आप कहिएगा कि सर इसका एग्जाम्पल दे दीजिए, तो आपने बड़े अच्छे से सुना होगा छोड़ो कि ये आपका 11,000 तार है, 11,000 वायर है भाई, 11,000 वाला तार है। तो इस तार के अंदर जो चीजें गबन करता है वो चार्ज है, वो चार्ज है, चार्ज इसमें चल रहा है। तो तार में जैसे ही आवेश का संचार होता है, आवेश का बहाव होता है। हाँ, एक बात और ध्यान देना, अगर आवेश आपका मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों निकालेगा। लेकिन यहां पर जो तार है, इस तार के ऊपर देखेंगे, वायर के केस में अगर देखेंगे तो यह अपने आजू बाजू में केवल मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के कारण कैंसिल हो जाता है और बचा रह जाता है आपका खाली मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर यह उत्पन्न करने लगेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने देखा होगा कि अगर जो 11,000 है तो 11,000 वायर के केस में 11,000 वोल्ट का अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी में, तो बोला जाता है छोटू कि इससे दूर रहना, क्योंकि आपको यह बोला जाता है कि दूर से ही खींच लिया जाता है लोगों को। तो इसके पीछे का कारण यही है कि इसके बीच में आपको निकलता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, इसी वजह से ऐसा होता है। दूसरी अगर हम बात करें यहां पर, तो आप देख सकते हैं दूसरी कुछ ऐसा कि अगर एक वायर को आप किसी कांटी पर लपेट दीजिए, ये आपका एक कांटी है, जो घर में कांटी होता है ना, वो कील, वो ले लीजिए और इसके ऊपर एक वायर को बाइंडिंग कर दीजिए, इस तरीके से बाइंडिंग कर दीजिए, ठीक है। और कुछ ऐसा करने के बाद आप यहां पर अटैच कर दीजिए क्या, एक बैटरी। जब आप इससे बैटरी जोड़ दीजिएगा तो देखोगे क्या, ये काम करने लगेगा मैग्नेट के जैसा, मैग्नेट बन जाएगा ये। क्यों भाई, क्योंकि कॉइल में करंट जाने के बाद इसकी नेचर जो है मैग्नेटिक हो जाएगा, इधर आपका नॉर्थ बन जाएगा और ये आपका साउथ बन जाएगा। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि चार्ज का ऐसा प्रॉपर्टीज है, इस वास्ते। तो यहां पर आपको नॉर्थ से साउथ की ओर निकलता नजर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर चार्ज मोशन में है, वो भी एक समान वेलोसिटी से, तो ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों ओर। क्यों, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर का इलेक्ट्रिक फील्ड में बदलाव होगा। जिस स्पीड से वो बदलाव करेगा, जितनी तेजी में बदलाव होगा, तो उसके बदलाव होने की प्रक्रिया को ही बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए हम इसमें आगे चर्चा करेंगे। अब आपको तीसरी पॉइंट अगर देखा जाए कि जो आपका चार्ज है वो अब एक समान वेलोसिटी से नहीं चलेगा। क्या हुआ, टाइम हो गया क्या, कितना टाइम हो गया? अच्छा ठीक है, चलो छोटो, जो तीसरी पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट डे देखेंगे, क्योंकि हमारा आगे क्लास है ना। तो हम नेक्स्ट में देख लेंगे कि आपका जो बाकी प्रॉपर्टीज है चार्ज का वो देखेंगे। आज मैं यहीं तक रख रहा हूं।
क्योंकि आगे मेरा ऑफलाइन क्लास है, उसको भी देखना ज़रूरी है। आज मैंने थोड़ा लेट आया था क्योंकि थोड़ा सा एप्लीकेशन से रिलेटेड मुझे काम करना पड़ रहा है, उसको जल्दी से कंप्लीट करके आपको गूगल प्ले स्टोर पर हम जल्दी से ज्ञान गंगा एकेडमी को लेकर के आने वाले हैं। तब तक जो है आप लोग यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से स्टडी करिए, है ना। तो 2-4 दिनों के बाद मैं अब बढ़िया से आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट जो आपका प्रॉपर्टीज होगा मैं अगले दिन उसको देखेंगे। तो हमने आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से पढ़ा दिया कि किस वस्तु को किसके साथ रबिंग किया जाता है तो क्या प्रोडक्शन होगा, वो मैंने चर्चा कर दिया था। दूसरा मैंने ये आपको बता दिया कि किसी वस्तु में चार्ज के मौजूदगी को बताने के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रोस्कोप, जिससे ये पता चलेगा किसी वस्तु में चार्ज है कितना, इसकी जानकारी हो जाएगा, है ना। दूसरा बात करने वाले हैं कि अगर चार्ज हमारा रेस्ट में है तो इसके इर्द गिर्द का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलता है, जिसके कारण यहाँ पर केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी होगा क्योंकि वो मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता। इसलिए तो मैंने यहाँ लिख दिया चार्ज जो है कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और रेस्ट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, फिक्स रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर यही आवेश मोशन में आ जाए तो आवेश मोशन में आएगा, तो मैंने 2 तरीका का बात करा था मोशन में, तो मैंने अभी एक ही कर पाया कि चार्ज आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, तो उसके बदलाव का जो दर होगा वो कन्वर्ट कर जाता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर जाता है। तो मैंने यही चर्चा किया कि इसके मूवमेंट के कारण चार्ज के चारों ओर जो क्षेत्र प्रोड्यूस होता है, एक नए टाइप का क्षेत्र जिसका नाम रखा गया मैग्नेटिक फील्ड, और जो चार्ज के वजह से उत्पन्न हुआ है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के परिवर्तन की दर कन्वर्ट कर गया किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। और अगले दिन देखेंगे जब आपका चार्ज एक्सेलरेट होगा, यानी कि उसका स्पीड बढ़ता नजर हो, चाहे आवेश का स्पीड घटता हुआ स्थिति में हो, तब कौन सी और कैसी प्रवृत्ति लेकर के चार्ज आएगा जो जानने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला 11,000 तार है, उसके इर्द गिर्द में जो आपको फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस फील्ड के अंतर्गत आप जब आ जाओगे तो आपको दूर से ही अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर वायर। ठीक है, तो चलिए मैं मिलूंगा अगले दिन, तब तक के लिए राम राम।